Welcome back, students. Have a nice day. Today we are going to start a new topic, 2.3, The Little River, which is at page number 37. This is a poem written by one of the greatest Indian poet, Gurudev Rabindranath Tagore. So let us start today. Our little river, it meanders along. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee-deep, and cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. In this first stanza, the poet has shown the impact of summer season on river. आइए इसको हिंदी में समझते हैं। इस स्टेंजा में जो है कवि कहना चाहते हैं कि आवर लिटिल रिवर, हमारी छोटी नदी, इट meanders along, जो टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से होकर बहती है। इन समर, ग्रीष्म ऋतु में, द वाटर इज़ ओनली नी डीप, इसमें पानी केवल घुटनों तक ही होता है। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईज, इतने कम पानी में गाय जैसे मवेशी और गाड़ियाँ आसानी से इसे पार कर लेती हैं। फॉर द बैंक्स, इसके किनारों की बात करें, नदी के किनारों की बात करें, बैंक्स यानी किनारे, दो हाय, यद्यपि किनारे ऊंचे हैं, आर नॉट टू स्टीप, लेकिन ज़्यादा ढलान वाले नहीं हैं। तो आइए हम फिर से देख लेते हैं। आवर लिटिल रिवर, इट meanders along. meanders का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से होकर बहती हुई, along, बहती हुई। इन समर, ग्रीष्म ऋतु में, द वाटर इज़ ओनली नी डीप, ग्रीष्म ऋतु में पानी केवल घुटनों तक ही होता है। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज, इतने कम पानी में गाय जैसे मवेशी और गाड़ियाँ बड़ी आसानी से नदी को पार कर सकती हैं। फॉर द बैंक्स, नदी के किनारों की बात करें, दो हाय, यद्यपि ऊँचे हैं, आर नॉट टू स्टीप, स्टीप यानी ढालू, लेकिन ज़्यादा ढालू नहीं हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस स्टेंजा में कवि ने ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में चराचर सभी प्रकार के जीव जंतुओं और वस्तुओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसका वही असर जो है नदी पर भी पड़ा है। उसमें पानी का स्तर कम हो चुका है, इतना कम पानी है कि आपके घुटने तक ही जो है पानी है, और इतने कम पानी में आसानी से गाय भैंस जैसे मवेशी और गाड़ियाँ इसे आसानी से पार कर जाती हैं। और इसके किनारे यद्यपि ऊंचे हैं लेकिन कम ढलान वाले हैं। तो आइए हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्टेंजा इज़ नो साइन ऑफ स्लाइम. No sign of slime, the sands shine bright. On one shore, cash fields blossom white. Chirping miners through that sight, the jackal's howl is heard there at night. इस स्टेंजा में भी जो है ग्रीष्म ऋतु के इम्पैक्ट का ही वर्णन किया गया है, के प्रभाव का ही वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं एक एक शब्द की मीनिंग। नो साइन ऑफ स्लाइम, स्लाइम का मतलब होता है कीचड़ युक्त, फिसलनदार कीचड़ युक्त मिट्टी। नो साइन, गर्मी की वजह से ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तपती गर्मी की वजह से जो है कीचड़ बिल्कुल सूख चुका है। नो साइन, वहाँ कोई सबूत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है स्लाइम का। स्लाइम यानी होता है फिसलनदार
कीचड़ युक्त मिट्टी। द सैंड्स शाइन ब्राइट, बल्कि इसके स्थान पर रेत, सैंड्स यानी रेत, शाइन चमक रही है सूर्य प्रकाश में, ब्राइट अतिशय चमचमाती हुई। नो ऑन वन शोर, शोर यानी किनारा, एक किनारे पर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, ब्लॉसम का मतलब होता है खिले हुए हैं, वाइट यानी सफ़ेद। कैश फील्ड्स का मतलब होता है ऊंची घास वाले क्षेत्र जिनमें सफ़ेद फूल खिलते हैं। चॉपिंग माइनास थ्रू दैट साइट, और उसी क्षेत्र में मैना के चहचहाने की आवाज़ भी आती है। द जैकाल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट, और रात्रि में उस क्षेत्र से सियार के हाउल यानी सियार के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। तो उम्मीद है ये स्टेंजा आपको समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से बता देता हूँ इसको। नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड्स शाइन ब्राइट। ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के कारण जो है सूर्य की जो है कि तपती गर्मी की वजह से फिसलनदार कीचड़ युक्त मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई सबूत नहीं है वहाँ। द सैंड्स शाइन ब्राइट, बल्कि उसके स्थान पर रेत सूर्य प्रकाश में बिल्कुल चमचमा रही है, चमक रही है। ऑन वन शोर, एक किनारे पर, शोर यानी किनारे पर, काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, ब्लॉसम यानी खिलना, वाइट यानी श्वेत यानी सफ़ेद। कैश फील्ड्स का मतलब होता है ऊंची घास वाले प्रदेश, ऊंची घास वाले क्षेत्र जिनमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं। चॉपिंग माइनास थ्रू दैट साइट, और इसी क्षेत्र से मैना के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। द जैकाल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट, और रात्रि में सियार के हुंकारने की भी आवाज़ सुनाई देती है। तो 2 बार समझाने के बाद बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। आते हैं हम लोग। Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. Good. अब जो है कि नदी के इस पानी में कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, आइए उसे हम देखते हैं। अक्रॉस यानी होता है नदी के दोनों ओर, लाए यानी नदी के दोनों छोर, नदी के दोनों किनारे घिरे हुए हैं। ग्रूव्स यानी होता है बगीचे। ऑफ मैंगो एंड पाम, मैंगो यानी आम, पाम यानी ताड़। नदी के दोनों किनारों पर आम और ताड़ के जो है बगीचे दिखाई देते हैं। द विलेज प्रीस्ट्स यानी गांव के जो पुजारी हैं, प्रीस्ट यानी पुजारी, ड्वेल यानी रहते हैं, इन देयर कूल शेड, इनकी घनी शीतल छाँव में रहते हैं, निवास करते हैं। ड्वेल यानी होता है निवास करना। गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक, गांव के बच्चे नदी के इन किनारों पर स्नान करते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज as they wade. Splashing with their gamchas as they wade. Wade का मतलब होता है walk in a source of water where it is not deep. उथले पानी में, shallow water में, उथले पानी में चलना। Walk in a source of water where it is not deep, यानी जहाँ पानी गहरा ना हो वहाँ चलना। और ये कैसे चलते हैं बच्चे नहाने के बाद? अपने गमछे को, गमछा ये एक जो है कि उत्तर भारत की ओर जो है पहना जाने वाला एक वस्त्र है, धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है गमछा।
लोग जो है गर्मियों से बचने के लिए अक्सर गमछा जो है सिर पर धारण करके चलते हैं, तो उसी गमछे की बात यहाँ हो रही है। अंगोछा भी कह सकते हैं आप इसको। तो स्नान करने के बाद जो है ये बच्चे, ये लड़कियाँ और बच्चियाँ जो हैं उथले पानी में अपने गमछे को जो है लहराते हुए चल रहे हैं। स्प्लैशिंग का मतलब होता है जो है कि जो है पानी में लहराते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ। अक्रॉस लाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, नदी के दोनों किनारों पर आम और जो है कि ताड़ के बाग हैं। द विलेज प्रिस्ट्स, गांव के पुजारी, ड्वेल रहते हैं इन देयर कूल शेड, इनकी शीतल छाँव में। गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक, गांव के जो बच्चे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक, नदी के किनारों के नज़दीक वाले पानी में नहाते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड, स्नान करने के बाद अपने गमछे को जो है कि उथले जल में लहराते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेंजा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। एट डस्क एंड डॉन, वर्ड आया है एट DUS के डस्क एंड डॉन। वंस देयर बाथ इज डन दे डिप wash clothes to trap small fish. To their household tasks the wives return, having used river sand to score each dish. ठीक है, आइए अब यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से नदी, ये छोटी नदी गांव के लोगों के लिए उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। एट DUS की डस्क, डस्क मतलब होता है शाम, गोधूली बेला। एंड डॉन यानी भोर, सुबह की बेला। वंस देयर बाथ इज़ डन, जब उनका स्नान समाप्त हो जाता है। दे डिप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप ए स्मॉल फिश, गाँव के इन बच्चों की बात हो रही है एट डस्क एंड डॉन, और गांव के अन्य लोगों की भी बात हो रही है। डस्क एंड डॉन यानी कि सुबह और शाम स्नान करने के बाद वे अपने जो है कपड़ों को, जिन कपड़ों को वे पहन के आते हैं, जैसे गमछा हुआ, टॉवेल हुआ, उनसे वे डुबा करके छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल की तरह यूज़ करते हैं। ट्रैप यानी होता है फंसाना, स्मॉल फिश यानी छोटी मछलियों को फंसाने के लिए अपने वॉश क्लोथ्स का उपयोग करते हैं। अपने जो है कि स्नान किए हुए कपड़ों का उपयोग करके इन छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल की तरह उन्हें जो है पानी में डुबा देते हैं। डिप यानी डुबा देते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क्स द वाइव्स रिटर्न, वाइव्स यानी महिलाएँ। ऐसे वाइव्स ये जो है वाइफ का बहुवचन है, बट यहाँ पर हम वाइव्स यानी होता है महिलाएँ, जो है कि महिलाएँ अपने घरेलू कार्यों के लिए नदी के किनारे पहुँचती हैं। Having used river sand to score each dish, score यानी होता है माजना, अपने जो है जूठे बर्तन मांजने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। Having used river sand यानी होता है नदी के बालू का उपयोग करके वे अपने बर्तन को मांजती हैं। और जो है गांव की महिलाओं के लिए जो है बर्तन मांजना एक इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड वर्क होता है, और इसको निपटाने के बाद जब ये वापस गांव में लौट रही हैं, टू देयर हाउस होल्ड टास्क्स द वाइव्स रिटर्न हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश। गांव की महिलाएं नदी किनारे नदी के रेत से अपने बर्तन मांजने के बाद गांव लौट रही हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा इतना। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम।
ओके। इन आषाढ़ clouds gather, the waters rise, the rivers in spate, the current grows strong, the air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along, the woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. अब इस अंतिम पंक्ति में कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है आषाढ़ के मौसम का यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। आषाढ़ ये हिंदी महीनों में जो है वर्षा ऋतु के शुभ आरंभ का महीना होता है। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर, बादल इकट्ठा हो चुके हैं आसमान में, द वाटर्स राइज, और जब बारिश होती है तो इस मूसलाधार बारिश में नदी का, इस छोटी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट, और जो है नदी में लगातार जल का स्तर बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। सो इन स्पेट यानी होता है बाढ़ की स्थिति। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, नदी में लहरें और ज़्यादा भयंकर होती चली जाती हैं, नदी की लहरें और जो है भयंकर सी प्रतीत होती हैं। द एयर इज़ राइफ, राइफ यानी फुल ऑफ विथ बैबलिंग साउंड्स, हवाएं भी इस प्रकार से बहती हैं जैसे आंधी या तूफ़ान जैसी प्रतीत होती हैं। बैबलिंग साउंड्स, द एयर इज़ फुल विथ बैबलिंग साउंड्स यानी होता है तूफ़ानी हवाएं बहना। एज द मडी टोरेंट स्वर्ल्स अलॉन्ग, स्वर्ल्स अलॉन्ग का मतलब होता है भंवर जैसी स्थिति। जब जो है भयंकर बारिश होती है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहता है, तो होता यह है कि कीचड़ युक्त जो है पानी की जो है प्रचंड लहरें, टोरेंट यानी होता है प्रचंड लहरें, स्वर्ल्स भंवर के आकार में घूमती घूमती बहती हैं। द वुड्स ऑन शोर, ऑन शोर का मतलब होता है किनारे, इन नदियों के किनारे स्थित जंगल, वनस्पतियाँ, स्टर टू लाइफ अगेन, उन्हें एक नया जीवन मिल जाता है। स्टर टू लाइफ का मतलब होता है पुनरुज्जीवन प्राप्त करना। एंड आवर विलेज वैकन्स टू सेलिब्रेट द रेन, और गांव वाले बारिश के इस शुभ आरंभ का उत्सव मनाने के लिए जागृत हो जाते हैं, शुरुआत कर देते हैं इस बारिश के शुभ आरंभ का उत्सव मनाना। तो उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको चिट चैट और वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी जो है कराऊंगा। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।